अस्सलाम वालेकुम जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो जनाब नावल का नाम है पे कहाँ बचें के दिल है, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सब सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 13। भूख से पेट में गुड़गुड़ सी हो रही थी और शायद भूख की वजह से नींद टूटी थी। बाहर निकलकर नाश्ता करने की हिम्मत नहीं थी। किचन में कोई ऐसी शय रखी याद नहीं आ रही थी जिससे फिलफोर भूख मिटाई जा सके, सिवाय निम्को और मिल्क पैक के। जब से साइट ऑफिस ट्रांसफ़र हुआ था सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, वरना इतनी ग्रोसरी तो घर में मौजूद होती थी कि फटाफट कुछ खा पी कर धंधे से लग जाए। अपनी हालत पर खुद तरसी की कैफियत पैदा हुई जो फ़ौरन ही इश्तियाल में तब्दील हो गई। यह भी शायद माँ की दुआ थी जो जहरीले अशार सतह किरतास पर उलटकर दिल की भड़ास निकाल लिया करता था और नापुख्ता ज़हन नौजवान की तरह नशे का सहारा नहीं लेता था। तभी उसे याद आया कि वेजिटेबल बिस्किट जार में रखे हुए हैं। उसका एक दोस्त जो उससे भी ज़्यादा कंजूस था, किसी फार्मा कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज लगा हुआ था। उसने उसे हैरत अंगेज़ मालूमात से नवाजकर हमेशा के लिए रिलैक्स्ड कर दिया था। उसका कहना था कि एक क्वालिटी बिस्किट में 2 रोटियों की कैलोरीज होती हैं। उसके बाद से उसने 4 बिस्किट खाकर खुद को मुतमईन कर लिया कि उसने 8 रोटियां खा ली हैं। खाने का मतलब क्या है? जिस्म की मशीन को ईंधन देना। 4 बिस्किट जब मशीन चला सकते हैं तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। और अशार लिखने के बाद याददाश्त ने काम शुरू किया था। उसने फ़ौरन उठकर लाउंज की राह ली जहाँ टेबल पर बिस्किट का जार रखा हुआ था। 4 बिस्किट, 1 गिलास दूध, ठीक ठाक नाश्ता हो गया। कमाल ही हो गया। 5 रुपये दिहाड़ी करने वाला मजदूर 4 कुलचे या नान खाता है और 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला 4 बिस्किट। अब वो दूध ग्लास में निकालते हुए खुद पर हंस रहा था। सीधे हाथ से बिस्किट खा रहा था, उल्टे हाथ से दूध उंडेल रहा था। आज उसे मामूल से पहले साइट ऑफिस पहुंचकर ताजवर के रजिस्टर में अपनी फ़र्ज शनासी रजिस्टर करानी थी। शॉर्टकट की तलाश में रहने वाले कभी कोई मौका ज़ाया नहीं करते। प्रिंस ने आज अपने मामूल में कदरे तब्दीली की। लेडी सूफिया के पास जाने के बजाय अपने बेडरूम में चला आया। फिक्र यही थी कि सोबान बेदार ना हो गया हो। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और हल्की रोशनी में पहली निगाह सोबान पर पड़ी। वो आलती पालती मारे बैठा था, दोनों हाथ फूले फूले गालों पर थे। प्रिंस तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले ब्लाइंड्स सरकाए। कमरे में यकदम उजाले बिखर गए। उसके बाद वो सोबान के पास आया तो एक धचका सा लगा। सोबान बेआवाज़ रो रहा था, अपनी सिसकियां दबाने की भी कोशिश कर रहा था। प्रिंस ने उसे यूं सीने से लगाया जैसे वो उसकी अपनी औलाद हो। ना ना सोबान, बी ब्रेव। आप अपने दोस्त के घर में हो, फिर क्यों रोते हो? प्रिंस ने उसके आंसू चूम लिए। आप कहाँ चले गए थे अंकल? मुझे डर लग रहा था। सोबान ने हिचकियाँ रोकने की मकदूर भर कोशिश की। ये मेरा बेडरूम है। रात आपने मेरे साथ ये बेड शेयर किया था। वो नमाज के लिए मस्जिद तो जाते हैं ना? पापा तो नहीं जाते, सोबान ने बरजस्ता कहा। कुछ लोग घर में ही पढ़ लेते हैं। उसने सोबान की बरजस्तगी पर खुद को शायद पहली मर्तबा लाजवाब होता महसूस किया था, मगर लम्हाती वक्फे से जवाब सूझ गया था। वो घर में भी नहीं पढ़ते, मैंने तो नहीं देखा। मम्मी पढ़ती हैं और अंकल जब वो दुआ मांगती है ना तो बहुत रोती हैं। मैंने बोला, मम्मी आप इतना सारा क्यों रोती हैं? पता है अंकल मम्मी क्या बोलती हैं? अब सोबान पुरजोश नज़र आया और जल्दी जल्दी आंसू साफ करने लगा। क्या बोलती हैं बेटा? प्रिंस ज़िंदगी के एक अनोखे तजर्बे से आशना होने जा रहा था। उसकी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें थीं और यह बच्चा बजाय खुद लाइब्रेरी था। उसकी संगत में पल पल किताब बन रहा था। मम्मी बोलती हैं जब खूब सारा रोकर दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल हो जाती है। प्रिंस के हसास और फनकाराना इदराक पर एक ज़रबकारी पड़ी। वार ओछा नहीं था, ठीक निशाने पर था। लेकिन अभी तक मम्मी की दुआ तो कबूल नहीं हुई अंकल। सोबान ने पलकें झपकी। जो लोग अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं उनके पास बहुत सारे आंसू होते हैं। अल्लाह उनकी दुआएं जमा करता रहता है और फिर वो उनको जन्नत में बहुत खूबसूरत घर देगा। खुश होकर खुद उनसे बातें करेगा। फरिश्ते अस्सलाम वालेकुम कहने आएंगे। वहाँ सब लोग फ्रेंड्स होंगे। ना कोई किसी से नाराज़ होकर ना लड़ाई करेगा। फिर तो पापा जन्नत में नहीं जाएंगे, वो तो लड़ाई करते हैं। प्रिंस के सामने कायनाती फरासत थी। एक लम्हे को तो चकरा कर ही रह गया। वो बात यह है कि अल्लाह की मर्ज़ी से लोग जन्नत में जाएंगे। हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारे पापा के ब्रेन की डिस्क चेंज कर दें और पापा भी अच्छे बच्चे बनकर जन्नत में चले जाएं। अभी तो फ़िलहाल हम जल्दी से मम्मी के पास जा रहे हैं। आप फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट ले लो। प्रिंस ने नौनिहाल को विलायत के गुर सुलझाने के बजाय आनन फानन रास्ता तब्दील करना ज़रूरी समझा। मैं मम्मी के साथ ही ब्रेकफास्ट लूँगा। प्रिंस कामयाब हो गया। सोबान को अब माँ के अलावा कुछ न सोच रहा था। माँ से मिलने की तड़प ने उसे बेचैन कर दिया। मेरा टूथब्रश तो नहीं है अंकल? बेड से उतरते हुए सोबान को याद आया।
आज तो बस ऐसे ही काम चलाना होगा। मम्मी के पास अस्पताल जाएंगे ना तो वहाँ स्टोर से ब्रश ले लेंगे। ओके। सोबान को अब यकीन वासिक हो गया कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। आंसू भी खुश्क हो गए। अब वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र आ रहा था। कहाँ की नींद और कैसी नींद, बस आ गई थी। थकावट की इंतहा पर फितरी नींद ज़रूर आई थी, मगर अचानक क्यों टूटी, जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया हो। आँख खुलते ही गुज़िश्ता रात फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी। एहसास जिम्मेदारी ने नींद का फितरी नशा हिरन कर दिया। मजदूर की तदफीन होने तक उन्हें बहुत काम थे। उसी आन सरहद से साहिल का ध्यान हुआ और हाथ खुद ब खुद सेल फोन पर जा पड़ा। साहिल का नंबर डायल किया तो खुशगवार हैरत, पहली बेल पर कॉल वसूल हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम मैम। साहिल की चौकस आवाज़ समाज से टकराई। वालेकुम अस्सलाम। साहिल, आप अभी घर पर हैं? ताजवर ने हिदायत से पहले मालूम करना ज़रूरी ख्याल किया। मैं रास्ते में हूँ, साइट पहुँचने में मुझे 5 या 7 मिनट लगेंगे। ओह गुड। ताजवर के एहसाब एकदम पुरसकून हो गए। मैम यू डोंट वरी, अगर आप रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट करें, मैं देख लूँगा। मुझे पता है कि उन सबको किस तरह ट्रीट करना है। थैंक यू वेरी मच साहिल, आपने इस मौका पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यू आर वेलकम मैम, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है। साहिल फूला नहीं समा रहा था। कैसे हाथ के हाथ मेहनत का सिला मिल रहा था। सारी थकावटें उतर गईं, यूं जैसे चट्टान पर पड़ी धूल बारिश की पहली फुहार से साफ हो जाती है। हाँ तुम ज़रा देखो, मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगी। सादिक के घर भी जाना है, आप मेरे साथ साथ रहेंगे, इसीलिए फ़ोन किया है कि आप मैनेज कर लें। ओके मैम, कोई ख़ास बात हुई तो मैं खुद आपको कांटेक्ट करूँगा। डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। ताजवर ने सुकून की गहरी सांस ली और बेड टी के लिए घंटी बजाई। शायद अरसा दराज बाद इतनी पुरसकून ख्वाबगाह का तजर्बा हुआ था। प्रिंस से मिलने के बाद गोया परियों ने थपक थपक कर सुला दिया था। कुछ मस्कन अद्वियात का असर भी था। वह तब जागी जब प्रिंस सोबान को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि सोबान ने अंदर दाखिल होते ही इस्तरारी कैफियत में माँ का हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसकी नींद टूट गई थी। नींद भरी आंखों से उसने सोबान को यूं देखा जैसे उसे शक हो कि वो कोई ख्वाब देख रही है। मम्मी। सोबान की आवाज़ ने नींद का हल्का पर्दा भी चाक कर दिया। वह एक झटके से उठकर बैठ गई और सोबान को लिपटा लिया। मम्मी आप ठीक है ना? सोबान दोनों हाथों से माँ का चेहरा थाम कर बहुत गौर से देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी की जान। वो रो पड़ी। तो फिर आप क्यों रोती हैं? क्या पेन हो रहा है? सोबान आंसू देखकर घबरा गया। एक मुसव्विर के लिए ये एक तस्वीर कशी किए जाने वाला मंजर था। वह एक टुक उस नज़ारे से महसूस हो रहा था। ओह आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। बस सोबान को देखते ही सब कुछ भूल गई। ये तो मम्मी की जान है। उसने प्रिंस से कलाम किया, मगर तवज्जो अब भी सोबान पर थी। मम्मी हम पापा वाले घर नहीं जाएंगे, अंकल के घर जाएंगे। मम्मी अंकल का घर बहुत बड़ा है। सोबान ने बाजू फैलाकर घर की वुसअत का अंदाज़ा कराना चाहा। संदल एकदम घबरा गई। नहीं बेटा, वो सिर्फ पापा का घर थोड़ा ही है, मेरा और आपका भी तो है। नहीं पापा फिर मारेंगे। संदल मारे शर्मिंदगी के गोया ज़मीन में गड़ने लगी। वो आपके घर में कोई मुलाजिम वगैरह नज़र नहीं आया था। गेट में ऑटोमेटिक लॉक है, वो बंद कर दिया था। अब चाबियों वगैरह का तो मुझे इल्म नहीं। उसकी आप फिक्र नहीं करें, सलमान के पास होती है चाबी। मैं कुछ देर बाद उनको ट्राई करती हूँ। जी। सोबान ने आपके हस्बैंड के सेल से ही डॉक्टर जकी से मेरी बात कराई थी। ओह। संदल ने अब एकदम हवास भागता होकर प्रिंस की तरफ देखा। वो अननोन नंबर देखकर ज़रूर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करेंगे, शायद कर भी लिया हो। वो क्यों परेशान नजर आई? प्रिंस कुछ समझ ना सका। इसी लम्हे दरवाज़ा हल्की आवाज़ से वाह हुआ। संदल ने बराह रास्त और प्रिंस ने पलट कर देखा। सोबान खौफजदा होकर बेड पर चढ़ गया और माँ से लिपट गया। आने वाले को प्रिंस ने पहचान लिया। ये वही शख्स था जो कार में संदल से झगड़ रहा था। यकीनन सलमान ही था। प्रिंस खुदकार अंदाज में बेड से दूर हट गया था। सलमान की आंखों से झलकने वाली सर्द महरी और खशूनत बहुत ही वाज़ेह थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंस ने मजबूत एहसाब का मुजाहरा करते हुए मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सलमान ने मुसाफा ज़रूर कर लिया, मगर यूं गोया बहालत मजबूरी करना पड़ रहा है। ये सलमान है मेरे हस्बैंड। संदल ने हलक तर करते हुए प्रिंस से तारुफ कराया। और ये शहीर अली खानज़ादा। सलमान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा तो प्रिंस ने चौंक कर सलमान की तरफ देखा था। संदल की हैरत कमाल तक पहुंची। उस हैरत में सरासीमगी, खौफ और वहशत थी। आपने कैसे पहचाना? मेरे सेल से 2 कॉल्स की गई थी, मैंने दोनों को ट्राई किया। एक नंबर तो किसी डॉक्टर जकी साहब का था और दूसरा लैंडलाइन नंबर था जो किसी शहीर अली खानज़ादा के हाउस मैनेजर ने रिसीव किया और बताया कि ये प्रिंस शहीर अली खानज़ादा के घर का नंबर है। सलमान मुखातिब प्रिंस से था, मगर संदल की तरफ यूं देख रहा था गोया कह रहा हो कि अभी बताता हूँ। सर को हल्का सा हिला भी रहा था, जैसे कोई गुस्से में दांत पीसते हुए हिलाता है। प्रिंस को अंदाज़ा हुआ कि अब ज़रूरी बात करके ही इस किस्से को निपटाया जा सकता है। जी मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। सोबान ने मदद के लिए बुलाया था। आपकी मिसेस बेहोश थी।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि सोबान इतनी दूर तक के नेबर तक क्यों और कैसे पहुंचा। 2 घर जो बिल्कुल साथ हैं, सोबान उनके पास क्यों नहीं गया? बहुत खुशकिस्मत है मेरी मिसेस, आप रात से उनकी खिदमत कर रहे हैं। सलमान तंजिया मुस्कुराकर बोला तो प्रिंस को यूं लगा कोई छत सर पर आ रही हो। आई एम सॉरी, मैं कुछ देर पहले सोबान को लेकर आया हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्रिंस ने बहुत बावकार अंदाज में एक तरह से उसे लताड़ दिया था। जी सलमान के अभी आए हैं, सोबान रात को इनके घर ही सोया था। गुड प्लानिंग। सलमान पर शायद अभी तक नशे का असर था। बहुत गैर मोहतात अंदाज था, यूं जैसे सामने वाले को जानबूझकर इश्तियाल दिला रहा हो ताकि वो पहल करे तो वो उसे शूट कर दे। प्रिंस ने बहुत तहम्मुल से कीचड़ साफ करने की नियत की। आप अपनी फैमिली के पास हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नजर आएं तो किसी को स्पेस नहीं मिल सकती, इस पर गौर कीजिएगा। प्रिंस का अंदाज मुदब्बिराना और नासिहाना था, मगर सलमान की आंखों में खून उतरने लगा। ओके सोबान, टेक केयर। उसने सोबान के करीब होने की बजाय दूर ही से हाथ हिलाया और सलमान से अलविदाई मुसाफा करने का खतरा मोल नहीं लिया, बल्कि उसकी तरफ देखा ही नहीं और सीधा दरवाजे से बाहर हो गया। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि सोबान की माँ को अब एक नई आजमाइश का सामना होगा। अम्मा बहुत थकी हुई थी, मगर फिर भी उनको जाना पड़ा। सारा मेरे जाने के बाद अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल करना। सारा नाश्ता कर रही थी और रात के मंजिल में खोई हुई थी कि सफीना ने आकर चौंका दिया। वो तो मैं करती हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी अम्मा है। सारा ने टुकड़ा तोड़ जवाब देने के बाद सैंडविच का टुकड़ा भी मुंह में लिया। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम ख्याल नहीं करती, मगर रात जो सूरत हाल हुई है अम्मा पर उसका बहुत बर्डन आ गया है। ज़ारा ने हुकारा भरा, यूं जैसे जान छुड़ाई हो। तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम क्या है? उसने मौजू बदलकर नसीहत और फसीहत से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। शाम 5 बजे की है, घर से तो 4 बजे निकल जाऊंगी। सफीना ने बिखरे बालों को समेटकर जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया। प्रिंस तो सी ऑफ करने ज़रूर पहुँचेंगे। ज़ारा ने एहसाब पर हावी प्रिंस को लाशऊरी तौर पर मौजूद गुफ्तगू बनाया। अरे नहीं, सफीना कदरे शर्माकर मुस्कुराई। मैं कौन सा मुल्क से बाहर या हज पर जा रही हूँ? सारा ने सफीना के चेहरे पर एक गहरी निगाह दौड़ाई। चाहे जाने की खुशखबरी औरत के अंग अंग से झलकती है, यही खालिस औरतपन है। औरत की तख्लीक का मकसद ही ये है कि उसे चाहा जाए और बदले में उसकी जहानत और वफादारी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। इंसानी ख्यालात तख्लीक में कार फरमा कीमियाई अनासिर को या तो तवाज़ुन देते हैं या फितरत को नाराज़ करके तवाज़ुन बिगाड़ देते हैं। जब तख्लीक मतवाज़न होती है तो निस्वानियत मुकम्मल होती है और इब्लीस की मकारी से पहले वाली बहिश्त का नज़ारा दुनिया में नज़र आता है, जहाँ आदम और हवा एक दूसरे की कुर्बत में सरशार नज़र आते हैं। अभी सफीना इब्लीसी चालों की गिरफ्त में नहीं थी, इसलिए खुशी का खौफ का इदराक भी नहीं था। गुजर जाने वाला लम्हा आगही कहलाता है। अभी गुजरे लम्हात सिर्फ मुसर्रतों के प्याम दे रहे थे, ये मौजूदा लम्हे की आगही थी। प्रिंस ने तो कल बहुत डायलॉग बोले होंगे। सारा ने अपनी फजूल सी खोज को नए सिरे से जगाया। नहीं भाई, वो बहुत डिफरेंट हैं, फजूल बात तो करते ही नहीं हैं, फिक्शन क्रिएट करते हैं, मगर बहुत रियलिस्टिक है। मेरी एक तस्वीर बनाई है, वो दिखाई और बस। सफीना चाहत की खुशरंग धूप में खूब चमक रही थी। और बस? सारा ने हैरत से यूं देखा गोया कोई झूठ पकड़ना चाह रही हो। और बस? सफीना मुस्कुराई। इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं होते भाई, ये बातें कोई बताने वाली होती हैं। उसने शरीर अंदाज में कहा तो सारा का दिल ही बैठ गया। इसका मतलब है खूब बातें हुई, उसने सोचा। मैं आधे घंटे बाद साइट ऑफिस चली जाऊंगी, उसने ज़ारा को इतला दी। साइट ऑफिस? वो क्यों? ज़ारा को समझ नहीं आई। जितना टाइम है वो सब अम्मा के साथ गुजारूंगी, अम्मा को भी अच्छा लगेगा। सफीना ने अपनी मखसूस सादगी से जवाब दिया। हाँ, अम्मा को तो बहुत अच्छा लगेगा, लाडली बेटी होना। ज़ारा ने जले दिल के फफोले मुस्कुरा कर फोड़े। ज़ारा ने दिल फरेब अंदाज में हाथ उठाकर खुदा हाफिज़ कहा और डाइनिंग से चली गई। फ़र्क तो करती हैं अम्मा, मुझे तो हज़ारों मरतबा झाड़ें पिलाई हैं, मगर याद नहीं पड़ता कि कभी गलती से सफीना को डांटा हो। अमूमन समझा जाता है कि पर्दा अकल पर पड़ता है, मगर दर हकीकत पर्दा दिल पर होता है, और जब पर्दा दिल पर हो तो इंसान खुदगर्जी का कमाल हासिल किए बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होता। रात सफीना बहुत प्यारी लग रही थी माशाअल्लाह। लेडी सोफिया आज नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो रात का खाना लेट खाती थी, फिर सुबह को नाश्ते के बजाय फ्रेश जूस लेती थी। ब्रंच टाइम में भूख मिटाती थी और दोपहर का खाना वक्त पर खाकर दोबारा अपने मामूल पर आ जाती थी। अब नींद पूरी होने की वजह से बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी और खुशगवार मूड में बातें कर रही थी। अस्पताल से वापस आकर प्रिंस ने भी 2 घंटे आराम करके मामूलात बहाल करने की कोशिश की थी और उसके बाद स्टूडियो चला आया था। उसका मूड बन गया था कि वो कुछ देर सफीना से बात करे। दिल के किसी कोने में एक नामालूम सा एहसास जुर्म छुपा हुआ था कि शायद रात सोबान की वजह से सफीना को वो तवज्जो नहीं दे पाया जो बहरहाल उसका हक समझता था।
اس نے اپنے پی اے کو نمبر ملانے کے لیے کہا تو چند منٹوں بعد جواب ملا سفینہ گھر پر نہیں ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی طرح سفینہ کا سیل نمبر حاصل کر کے لیڈی صوفیہ اسٹوڈیو چلی آئیں۔ وہ سفینہ سے بات کرنے کی کوشش اس لیے بھی کر رہا تھا کہ خیالات کی ایک یلغار اسے وقفے وقفے سے گھیر رہی تھی۔ بار بار صوبان اور اس کی ماں سندل ذہن کے پردے پر نمودار ہو جاتے تھے، لیکن اب لیڈی صوفیہ کی آمد کے باعث اسے اپنے تمام پروگرام مؤخر کرنا پڑے۔ پرنس، اب ایک مرحلہ تو طے ہو گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انگیجمنٹ کی رسم کرنی چاہیے یا ڈائریکٹ شادی کی بات کی جائے؟ وہ بڑی معصومیت سے پرنس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ یہ تاجور آنٹی سے ڈسکس ہونا چاہیے، پرنس نے بڑا مناسب جواب دیا۔ ہو سکتا ہے وہ انگیجمنٹ کرنا چاہیں اور آپ پہلے سے کہہ دیں کہ یہ ضروری نہیں، پھر وہ اپنی بات نہیں کر پائیں گی۔ یہ تو تم نے بہت اچھی بات کی، میں آج ہی تاجور سے کانٹیکٹ کروں گی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، محبت بھری نظریں پرنس پر نچھاور کر رہی تھی۔ اگر وہ انگیجمنٹ کی بات کرتی ہیں تو پھر تم سفینہ کو ساتھ لے کر انگیجمنٹ رنگ لینے جانا، چاہے ایک دن کے لیے بھی لاہور جانا پڑے۔ رنگ اس کی پسند کی ہونی چاہیے۔ آف کورس رنگ پسند کی ہوگی، لیکن گرینڈ مام یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ وہ لوگ میرے لیے رنگ نہ بنوائیں۔ مسلمان مرد کو سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ پرنس کو اچانک خیال آیا کہ عام طور پر منگنی کی تقریب میں لڑکے کو بھی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے، ویسے تو ہر مسلم کو خود ہی ان تمام باتوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ خیر ہم بات کر لیں گے، بس اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ جی چاہتا ہے سفینہ کل ہی اس گھر میں آ جائے۔ میں بہت خوش ہوں، یہ وہی لڑکی ہے جو میرے پرنس کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اجلی پاکیزہ سی، کتنی حیا ہے اس کی آنکھوں میں جو اس کو بے پناہ حسین بناتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے حیا تو خود حسن ہے۔ لیڈی صوفیہ چونکہ بہت خوش تھیں، چنانچہ خوشی کے اظہار کے راستے نکالتی جا رہی تھی۔ سفینہ کا ذکر تھا، تعریف تھی، پرنس کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے موضوع بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت تھا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے اور سفینہ کی باتیں کر رہا ہے۔ میری ساس نے جو انگوٹھی مجھے پہنائی تھی وہ بہت منحوس ہے، وہ میں نے سنبھال کر ضرور رکھی ہے، مگر اپنی کسی بہو کو نہیں دی۔ وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں 20 تولے سونا مل سکتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد اس کو سیل کر کے کسی غریب بچی کی شادی کا خرچہ دے دینا، مگر اسے استعمال نہ کرنا۔ لیڈی صوفیہ کی روح اب بہکنے لگی۔ انگوٹھی یاد آنے کا مطلب تھا وہ ماضی کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور کسی بھی وقت ماضی کا کوئی واقعہ انہیں حال سے منقطع کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے تھے جب پرنس کو بڑی ذہانت اور مہارت سے صورتحال سنبھالنا ہوتی تھی۔ گرینڈ مام، آپ کے پاس سفینہ کا سیل نمبر ہے؟ میں نے لینڈ لائن نمبر پر ٹرائی کیا مگر وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اوہ تم کتنے سمپل ہو پرنس، تم نے ابھی تک اس کا سیل نمبر ہی نہیں لیا۔ یہ کام تو پہلی فرصت میں ہی کرتے ہیں ڈارلنگ۔ لیڈی صوفیہ کھل کر ہنسی، جیسے بہت لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ میں ابھی زارا کو فون کر کے لے لیتی ہوں۔ بھائی مجھے ایک نہیں 2 پیاری سی لڑکیاں ملی ہیں، تمہیں لائف پارٹنر اور مجھے فرینڈ۔ بہت مزے کی باتیں کرتی ہے، جب باتیں کرتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ چلو اس سے باتیں کرتی ہوں، شریر سی بھی ہے اور ذہین بھی۔ جب تم نے گھر فون کیا تھا تو زارا سے پوچھ لیتے، ویسے بھی آج سنڈے ہے، وہ گھر پر ہوگی۔ ہاں یہ خیال ہی نہیں رہا، بس اب آپ اپنی فرینڈ سے خود ہی نمبر لے لیں، پرنس نے خوشگوار احساسات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اب میں اپنے بیڈ روم میں جا کر اس سے کانٹیکٹ کروں گی۔ اس چیئر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی، تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ وہ اب اپنی مخصوص کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسٹک پر دباؤ ڈال کر قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ پرنس نے فوراً کھڑے ہو کر تھاما۔ اب اتنی بھی جلدی نہیں ہے گرینڈ مام، میں اینجلا کو کال کرتا ہوں۔ لیڈی صوفیہ ہنستی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ تم نے دیکھا خوشی نے مجھے کتنا انرجیٹک کر دیا ہے؟ مجھے بھی، پرنس نے شریر انداز میں کہا۔ لو یو مائی سن۔ لیڈی صوفیہ نے پرنس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ زارا نے ریسیور اٹھایا، موڈ اچھا نہیں تھا اس لیے CLI پر نمبر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہیلو، جیسے پتھر پھوڑے۔ جی مس زارا سے بات کرنی ہے، مردانہ آواز میں بلا کی شائستگی تھی۔ بول رہی ہوں۔ نامانوس آواز پر سچ مچ زارا کے کان کھڑے ہو گئے، لہجہ بھی بدل گیا۔ لیڈی صوفیہ خانزادہ لائن پر ہیں، بات کیجیے۔ یہ کہہ کر غالباً اس نے کال ٹرانسفر کی تھی۔ لیڈی صوفیہ، اب تو زارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہیلو، لیڈی صوفیہ کی دھیمی مگر موسیقیت سے لبریز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم گرینڈ مام۔ اس نے جلدی سے کینچلی بدلی اور حد درجہ تہذیب و خوش اخلاق لہجے میں سمونے کے لیے پورا زور صرف کیا۔ کیسی ہو زارا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سو فائن، آپ کیسی ہیں؟ وہ اپنے اندر خوشی کی لہریں دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ایکچولی سفینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی وہ اماں کے پاس سائٹ آفس میں ہے۔ احساس مسرت جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ او آئی سی، اچھا تو تم میرے آپریٹر کو سفینہ کا سیل نمبر لکھوا دو۔ I'll be very thankful to you, okay؟ وہ ایئر پیس میں سناٹا پا کر قدرے متفکر انداز میں گویا ہوئیں۔ جی ٹھیک ہے۔ زارا کو اپنی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کتنا سحر زدہ کرنے والا جملہ تھا۔ لیڈی صوفیہ لائن پر ہے، وہ بھی زارا سے بات کرنے کے لیے۔
उसे सफीना की वजह से डिस्टर्ब किया गया। कितना खुश होती थी जैसे लेडी सोफिया उससे बात करने के लिए बेकरार हो रही हो, वो उनके दिल और रूह में समा गई हो, टूट कर याद आ रही हो। अब यूं लग रहा था जैसे हलक में कड़वाहट घुल गई हो। हेलो, वही मर्दाना आवाज़ उसे मतवज्जा कर रही थी। जी प्लीज़ नोट कीजिए। सख्त मजबूरी थी, वो गलत नंबर भी नहीं लिखवा सकती थी। ये भी नहीं कह सकती थी कि सगी बहन का नंबर उसे याद नहीं या सिरे से उसके पास ही नहीं। उसने मारे बांधे नंबर बोला, दोहराने का तकल्लुफ भी नहीं किया, आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया। क्या ड्रामेबाजी है, प्रिंस के पास सफीना का नंबर ही नहीं। अब वो कुड़ रही थी। नंबर हासिल होने के बाद प्रिंस ने बहुत एहतमाम से सफीना से बात करना चाही थी। फ्रेश जूस का ग्लास थामकर वो अल्फाज तरतीब देने लगा जैसे तस्वीर बनाने से पहले खाका मुरतब करता था। उसी लम्हे लैंडलाइन पर ऑपरेटर ने उसे किसी गेस्ट के आने की इत्तला दी। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। नाम क्या बताते हैं? उसने अंदाज़ों में खेलने की बजाय दो टोक बात की। जी सलमान, ऑपरेटर ने शर्मिंदा अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि असूलन तो उसे नाम मालूम करने के बाद ही प्रिंस को इत्तला करना चाहिए थी। सलमान, क्या उनका बेटा सोबान भी साथ है? वो उलझन में पड़ चुका था। जी नहीं, उनके साथ कोई नहीं है। अच्छा, इब्राहिम से कहो वो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाए और 5 मिनट इंतज़ार करने का बोले। उसने रिसीवर रखकर इस तरारी अंदाज में अपने चेहरे पर कई बार हाथ फेरा। सलमान मुझसे मिलने क्यों आया है? प्रिंस ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सलमान उसके इंतजार में इस तरारी अंदाज में टहल रहा था। प्रिंस ने बसारत की मदद से देखा और बसीरत की रोशनी से उसके एहसासात यूं जज़ब किए जैसे मगनातीस के टुकड़े पर लोहे का टुकड़ा उड़कर चिपकता है। सलमान के तासुरात बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थे, बल्कि निगाहों में आला दर्जे की बेमुरव्वती आश्कार थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंस ने मोहतात अंदाज में सलाम करके मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जो सलमान ने थामने के बजाय छूकर छोड़ दिया। हैव अ सीट प्लीज़। प्रिंस ने सोफे की तरफ इशारा किया। सलमान ने उसकी पेशकश नज़रअंदाज करके कड़े तेवर से प्रिंस की तरफ देखा। कब से चल रहा है ये चक्कर? सलमान का जुमला ऐसे ही था गोया बेखबरी में पुश्त से हमला कर दिया जाए। प्रिंस ने अजराह तजाहल भी लफाजी करना ज़रूरी ना समझा, ना अनजान बनकर सलमान को मज़ीद कुछ कहने का रास्ता दिया। उसने बहुत एतमाद से सलमान की आंखों में देखा। आप अपनी मिसेस से अस्पताल में मिले हैं, किसी लग्जरी गेस्ट हाउस में नहीं। ये फैक्ट है। लोग रोड पर पड़े जख्मी को अस्पताल ले जाते हुए घबराते हैं, मगर सब नहीं। 100 में से 1 इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो अपने ज़मीर की आवाज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सोबान जैसा मासूम बच्चा अगर अपने किसी पड़ोसी से आकर हेल्प मांगता है तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सवाल तो यही बनता है, करीब तरीन पड़ोसियों को छोड़कर वो आपसे ही क्यों मदद मांगने आया? सलमान की आंखों में अंगारे दहक रहे थे और लब जहर कंदा। सच्चे आदमी को सच बयान करने के लिए सोच विचार करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए कि सोबान मुझे जानता है। कैसे जानता है भाई? सलमान ने बदतमीज़ी और अकड़पन से सवाल किया और कता कलामी की थी। मस्जिद में मिला था, रो रो कर अपनी माँ के लिए दुआएं मांग रहा था। प्रिंस ने भी बिला तवक्कुफ मगर बहुत सब्र और तहम्मुल से जवाब दिया। वेरी क्लेवर, वेरी शार्प। सलमान ने शक की भड़कती आग के ऊंचे ऊंचे शोलों का लिबास पहन लिया था। आग मजीद बढ़े या कम हो, अब इस एहसास से तो वो कम अज़ कम फारिग हो चुका था। सच थोड़ा होता है और झूठ बहुत और बेतहाशा होता है। मेरे पास आपकी इन तमाम बातों का सिर्फ यही जवाब है। आप बेशक अपनी तरफ से नई नई बातें निकालें, मगर मेरे पास सिर्फ यही एक बात है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। आदि मुजरिम बहुत पक्के होते हैं। सलमान ने गैज़ो गज़ब के आलम में घूरा। आप तो अभी मेरे एक जुर्म का सबूत पेश नहीं कर सके। आदि मुजरिम के पास तो जराइम की तवील फहरिस्त होती है। प्रिंस ने मतानत से जवाब दिया। जुर्म निशान छोड़ जाता है। जिस दिन गिरफ्त में आओगे तो वो करूँगा जो सोच भी नहीं सकते। सलमान ने अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश में मुट्ठियाँ भींच ली थी। इंशाल्लाह वो दिन कभी नहीं आएगा। आप बैठें, 1 गिलास ठंडा पानी पिएं, फिर घर जाकर रेस्ट करें। यू नो, अननेचुरल ज़िंदगी गुजारने वाले अल्लाह की बख्शी हुई ज़िंदगी की नेमत को मिसयूज़ करते हैं। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्या है। प्रिंस ने सादगी से कहा था। न लहजा ज़ुमानी था, न तंजिया और न इस्तेहज़ाइया। सलमान तो ये सुनकर गोया गुस्से से नाच नाच गया। प्रिंस का पुरसकून अंदाज तो उसके अंदर की आग को मजीद भड़का रहा था। तुम 1 नंबर के अय्याश, इस घर के गेट से दाखिल होते ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ हराम की दौलत आ नहीं रही, ज़मीन से उबल रही है। और औरत को क्या चाहिए? इसी दौलत की खातिर तो औरत खुद को जानवरों की सतह से भी नीचे ले जाती है। सलमान कफ उड़ा रहा था। प्रिंस सर झुकाए अपने पाँव के अंगूठे की तरफ देख रहा था। सलमान के खामोश होते ही उसने सर उठाकर देखा, सादगी से मुस्कुराया। आप तो किसी भी इंसान को मुश्तिल करने की सलाहियत से माला माल हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद मैं एबनॉर्मल हूँ। अगर ऐसा भी समझ लें तो मैं माइंड नहीं करूँगा। तुम आदि मुजरिम की तरह पक्के हो। सलमान ने दांत पीसे। प्रिंस का तहम्मुल सलमान के वजूद में आतिश फिशां का धुआं भर रहा था, जो फटने से पहले आतिश फिशां के मरकज से उठना शुरू होता है।
नहीं, मैं ज़िंदगी के मौजूदा लम्हे को मस्बत इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रिंस ने उसी तरह तहम्मुल से इख्तलाफ किया, और ये इसलिए कि इस लम्हे में मैंने ज़रा सा भी लूज़ कर दिया तो बहुत से लोगों के लिए इतना बड़ा बोझ बन जाएगी कि इस बोझ को कंधा देने वाले धंस जाना पसंद करेंगे। कियास और अंदाज़ों पर ज़िंदगी को खेल तमाशा ना बनाएं मिस्टर सलमान। आपका एक मासूम प्यारा सा बेटा भी है जो आने वाले दिनों में आपकी शनाख्त और ख़ानदान की बका की ज़मानत है। प्रिंस का पुरसकून और फितरी अंदाज अब सलमान पर असरअंदाज होने लगा था, क्योंकि वो प्रिंस को मुश्तिल करने की अपनी सी कोशिश करके हकीकतन निढाल हो चुका था। ओके, अब वो कदरे बदले हुए लहजे में गोया हुआ। अब मैं तुम्हें एक सच बात बता दूं, मैं अपनी बीवी पर एतबार नहीं करता। सलमान गोया हुआ तो प्रिंस को यूं लगा एक साथ कई शहाब साकिब टूट कर गिरे और ज़मीन कांप उठी। तमाम तर फरासत किसी नादीदा सामरी जादूगर ने सल्ब कर ली। उसने बमुश्किल नज़र उठाकर सलमान की तरफ देखा, जब उसकी तरफ देखने के बजाय दीवार को घूर रहा था। दूसरों की इंसल्ट करते करते आपने अपने आप पर ही खुदकुश हमला कर दिया। अगर कोई शख्स अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करता मगर उसके साथ रह रहा है तो ये तो उसकी अपनी नाअहलियत हुई। दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। जिस औरत पर एतबार नहीं उसके साथ रहना भी मजबूरी नहीं। आप उसे आज़ाद करके नया इंतखाब कर सकते हैं। ये फुल टाइम मेंटली टॉर्चर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर आपके पास सबूत हैं, सबूत की वजह से यकीन है, तो ये बंधन वाकई अजाब है। और ये तो वैसे भी खून का रिश्ता नहीं होता, एतबार का रिश्ता होता है। दोनों के दरमियान से एतबार को निकाल दिया जाए तो ये ऐसा ही है जैसे एक छप्पर के नीचे दो जानवर बंधे हों। दर हकीकत एक औरत की सरेआम रुसवाई, वो भी उसके महरम के हाथों, प्रिंस के लिए इंतहाई अज़ियतनाक अमरो मरहला था। इस औरत को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। दो अहमक और जज्बाती औरतें मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अगर इसे भी छोड़ दिया तो चौथी फिर बाजार से मिलेगी। लाहौल वाला कुआ था। प्रिंस की बर्जस्तगी ने सलमान का मुंह बंद करा दिया। उसने उलझी हुई नज़रों से प्रिंस की तरफ देखा। बहुत कमज़ोर इंसान है आप, कितनी सख्त मजबूरी है आपकी, मगर काबिल रहम बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मजबूरियों की वजह से आपने इंसान के बुनियादी हकूक़ सल्ब किए हुए हैं। ये तो सबसे बड़ा डाका है। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आप एक मोजिज़ खातून को अपनी मजबूरियों की वजह से जगह जगह रुसवा करने को तो तैयार हैं, मगर छोड़ने या आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं। प्रिंस ने तंज के बजाय बहुत दुख से कहा था। तुम्हारे लिए आज़ाद कर दूँ? सलमान ने गोया मुट्ठी भर बारूद प्रिंस के पैरों पर फेंक दिया। प्रिंस 2 कदम पीछे हट गया। बहैसियत इंसान जज्बात गज़बनाक होकर हमला आवर हो गए, मगर इल्म और तरबियत की ढाल ने फिर संभाला दिया। सलमान कड़े तेवर से उसकी तरफ देख रहा था। आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। ए मिस्टर, सलमान ने बदलिहाज लहजे में उसे आगे बढ़ने से रोका। मेरा नाम प्रिंस शहीर अली खानज़ादा है। प्रिंस ने सब्र तहम्मुल और मध्यम से मुस्कुराहट के साथ पलटकर जवाब दिया। आइंदा किसी भी हवाले से मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आए तो मैं एक्सट्रीम पर चला जाऊंगा। सलमान ने अब खुली धमकी दी। औरत की इज्जत करना मेरी कमजोरी है, वरना मैं मीडिया को बुलाकर उस मजलूम औरत को एक मवेशी से निजात दिलाने की कोशिश करता। खुदा हाफिज। ये कहते ही प्रिंस ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। मुझे पहले शक था, मगर अब यकीन है। ये तो इस इंतजार में है कि मैं संदल को कल के बजाय आज तलाक दे दूं। सलमान ने बाएं हाथ की हथेली पर घूंसा मारा था। गैर इखलाकी सरगर्मियों में जिंदगी गुजारने वालों की नज़र 6x6 होने के बावजूद उनके दिल अंधे होते हैं। फरासत और बसीरत तो फितरी जिंदगी गुजारने वालों को अतिया की जाती है। गेस्ट आए हुए हैं। लेडी सोफिया ने चौंक कर एंजिला की शक्ल देखी। यस मैम, काफ़ी देर पहले की बात है, शायद चले भी गए हों। एंजिला ने सर को खम देकर मुदबाना अर्ज किया। हाउ स्ट्रेंज। लेडी सोफिया ने दाएं हाथ की उंगलियों को एक ख़ास अंदाज में हरकत दी जो ताज्जुब के इजहार की बेसाख्तगी थी। जब कोई इस तरह मुंह उठाकर चला आता है तो मैं बहुत वरीड होती हूँ। यू नो शहर में क्या हो रहा है, ये तो तुम्हें पता ही है। मेरे बेटे पर तो मालूम नहीं किस किस की नज़रें होंगी। मैं देखती हूँ। उन्होंने बेड से उतरने की कोशिश में मदद के लिए एंजिला की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने बहुत प्यार से थाम लिया और बेड से उतरने में उन्हें मदद दी। लेडी सोफिया कदम जमाकर खड़ी होने के काबिल हुई तो अपना सरापा जांचा। मेरी ड्रेसिंग ठीक है, कुछ देर पहले ही चेंज किया है। मैम, यू आर लुकिंग सो गुड। एंजिला ने उनकी साड़ी का आंचल दुरुस्त करते हुए अपनी खादमाना अंदाज में सराहा। ओह थैंक्स डियर। लेडी सोफिया फ़ौरन बच्चे की तरह खुश हो गई। शायद मुझे परफ्यूम लगाना चाहिए, ज़्यादा फ्रेश नज़र आऊँगी। उनकी नज़रें ड्रेसिंग की तरफ उठी। ओके, मैं लेकर आती हूँ। एंजिला मकानकी अंदाज में ड्रेसिंग की तरफ दौड़ गई और उसी रफ्तार से दौड़ती हुई परफ्यूम लेकर आई और स्प्रे करने लगी। थोड़ा सा गर्दन पर, फिर साड़ी पर, फिर लेडी सोफिया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो परफ्यूम अपनी जगह रखने बढ़ी तो लेडी सोफिया ने आंचल संभाल कर निकलने के लिए पर तोले। प्रिंस घर के अंदर जाने के बजाय स्टूडियो चला आया। दादी का सामना करने से पहले उसने अपनी रूहानी मुंतशिर कैफियत को मुरतब करना था। मराकबे की मशक से एसाबी मजबूती तो उसे हासिल थी जो उसके एतमाद की ठोस बुनियाद थी।
وہ خود پر ہنس رہا تھا۔ اسے یوں لگا گویا قدرت اسے زندگی کے ایک حیرت انگیز ذائقے سے روشناس کرا رہی ہے۔ شاید خیال کے کسی غیر محسوس لمحے میں اس نے اپنی پارسائی کو سوچ لیا ہو، شاید اس لمحے سے لطف اندوز بھی ہوا ہو۔ بس ایسا ہی کوئی لمحہ اسی آن اپنی ضد بھی تخلیق کرتا ہے، کیونکہ زندگی کا ہر پہلو دو رخوں پر قائم ہے۔ یکتائی رب کائنات نے صرف اور صرف اپنے لیے مخصوص کی ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی جو ایک نونہال کی ماں بھی ہے۔ تہمت اگرچہ پوشیدہ تھی مگر سنگے تہمت سے لگنے والا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس نہیں کر رہا تھا، ایک پوشیدہ زخم اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تبھی اسے سندل کی بے بسی و مظلومیت کا ادراک ہوا۔ مرد پر لگنے والی تہمت زندگی میں پیچھا ضرور کرتی ہے، مگر تہمت زدہ عورت، وہ بھی پارسا عورت کو اپنی موت تک گھنے جنگل کا سفر لاحق ہو جاتا ہے۔ اسے پیدا ہونے والی سرسراہٹ سے جھاڑیوں میں کسی بھیڑیے کے چھپے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ غریب کی جورو تو پھر سب کی بھابھی ہوتی ہے، مگر تہمت زدہ عورت کو تو لوگ باجی بھی نہیں بناتے، جو رشتوں کی طاقت تعلقات کی چاشنی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس نے سندل کی آنکھوں میں مظلومیت کے ساتھ ساتھ وہ حجاب بھی ملاحظہ کیا تھا جو ایک پارسا اور دیانتدار صابر عورت کا ترہ امتیاز ہوتا ہے، جسے محسوس کر کے خود بخود احترام کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ میں اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کرتا، پرنس کے کانوں میں سلمان کی آواز گونجنے لگی۔ پرنس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا یا نوجوان ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ سلمان کی طبیعت ہری ہو جاتی، مگر پرنس نے تو اپنے گھر کے ماحول میں ملازمین تک سے کوئی عامیانہ بات نہیں سنی تھی۔ کثرت مطالعہ کے باعث انسانی جذبات کی ترجمانی کرنے والے تمام الفاظ تک رسائی تو تھی، مگر ادائیگی کے حوصلے نہیں تھے۔ میں صوبان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اسے اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اب ذہن ہر طرف سے ہٹ کر صوبان کی محبت کی طرف متوجہ ہوا۔ پھول کا تصور قائم ہوا تو وہ خود بخود پھول کی طرح ہلکا ہو گیا۔ سلمان پرنس کے باہر جاتے ہی ڈرائنگ روم سے نہیں نکلا تھا۔ پرنس کا اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر خدا حافظ کہہ کر نکل جانا اس کی انا پر گویا ضربے کاری تھی۔ اس کے حساب سے مراسم اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ پرنس اسے کوئی حیثیت و اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور میرے فرشتوں کو خبر نہیں ہوئی۔ شک کی آگ نے اس کا ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو جب تک چلا چلا کر اپنے بھڑاس نہیں نکال لیتے معمول کے ٹریک پر واپس نہیں آتے۔ کمزور شخصیت پاگل پن کی ہی ایک قسم ہے۔ پاگل بے اختیار ہوتا ہے، اسے دماغ کا چل پڑنا بھی کہتے ہیں، جیسے گاڑی کے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ دوئم وہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج تو اسے اس گھر میں داخلہ مل گیا، آئندہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اسے اندر آنے دے۔ ایک بے کلی لاحق تھی، گویا کوئی جاسوس جان جوکھوں میں ڈال کر مطلوبہ نتائج حاصل کر کے ہی دم لے۔ اسے تو قتل بھی کر دوں گا تو وہ زبان نہیں کھولے گی، جو پتہ چلے گا اسی سے پتہ چلے گا۔ فیس نہیں کر سکتا اسی لیے چلا گیا۔ سلمان یوں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا گویا اپنے گھر میں ہو۔ میں اس سے فیکٹس اگلوا کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اگر یہ سچ بول پڑا تو سندل کے ساتھ وہ کروں گا کہ وہ موت کی تمنا کرے گی، مگر میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ اس نے ڈرائنگ روم سے باہر آ کر کسی ملازم کو دیکھنا چاہا تاکہ وہ اس کے ذریعے پرنس تک پیغام پہنچا دے کہ وہ ابھی اس کے گھر میں ہی ہے، کیونکہ ابھی تک فیصلہ کن بات نہیں ہوئی۔ آج وہ اس شخص کو اس کے نوکروں کے سامنے بے عزت کیے بغیر تو نہیں جائے گا۔ وسیع لاؤنج میں دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اس حد سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسے ملازم کا انتظار کرنا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ بے قراری ایسی تھی گویا چاند کی چودہ کو سمندر میں جوار بھاٹا۔ پل پل کرنٹ کی طرح ایک لہر اٹھتی تھی اور ٹھک سے دماغ پر لگتی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ گھر کے اندرونی حصے سے ایک بوڑھی طرح دار بنی سنوری خاتون ایک نوجوان لڑکی کے ہمراہ نمودار ہوئی تھی۔ یہ کیا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ سلمان بوکھلایا بھی اور سٹپٹایا بھی۔ خالی و ذہن بس تکتا رہ گیا۔ لیڈی صوفیہ کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ اسے اتنی تمیز نہیں کہ بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ ہو آر یو؟ وہ ایک بے ادب سے اسی طرح بات کر سکتی تھی۔ سلمان کا ذہن بالکل منجمد تھا، جیسے کوئی دلدل میں گردن تک دھنس چکا ہو۔ جینٹل مین، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ یو آر اے اسٹرینجر، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ وہ بد تہذیب شخص سے اب بہت شاہانہ و تحکمانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ لیڈی صوفیہ کا آرا اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ ایک پل میں اس پر غالب آ گئیں۔ ان کی روح سے پھوٹنے والی طاقتور لہروں نے اس کی کمزور شخصیت کو مسمار کر کے رکھ دیا تھا۔ جی میں پرنس شہیر سے ملنے آیا ہوں، وہ بمشکل بول پایا۔ شبیر حسین، لیڈی صوفیہ نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ زور سے بولنے کی وجہ سے آواز بہت مہین محسوس ہوئی۔ ملازم گرتا پڑتا آیا تھا۔ ملازم مالکوں کی ٹون سے ایسے ہی آشنا ہوتے ہیں جیسے حاذق حکیم مریض کی نبض سے۔ یس میم۔ نیلے یونیفارم میں ملبوس ملازم نے سہمے سہمے انداز میں لیڈی صوفیہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے گیسٹ کو ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھایا، ایک ان نون گیسٹ کو آپ نے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ وہ غضبناک نظر آئیں۔ وہ اس اجنبی سے چندہ خوفزدہ نہیں ہوئی کیونکہ سلمان کا پہناوا رئیسوں کی طرح تھا،
कदावर और खूबसूरत मर्द था। हाजा मिन फजली रब्बी तो रईस की शक्ल पर लिखा होता है, इसलिए उन्होंने जेंटलमैन कहकर मुखातिब किया था। मैम, इनको ड्राइंग रूम में ही बिठाया था, मुलाजिम ने हलक तर करते हुए कहा। इनका कोई स्वीट नेम भी होगा, नाम नहीं पूछा था आपने? वो सब कुछ भुलाकर अब शबीर हुसैन की खबर ले रही थी। मैम, शायद सर वापस जा रहे हैं। खानजादा साहब थोड़ी देर पहले सर के साथ ड्राइंग रूम में ही थे। मुलाजिम खुद दरियाए हैरत में गोताजन था। लेडी सोफिया को एक झटका लगा। तो प्रिंस कहाँ है? उन्होंने एक निगाह गलत सलमान पर दौड़ाकर इधर उधर देखा। सलमान ने बड़ी बेबसी की कैफियत महसूस की। उसके सामने जो बारोब खातून खड़ी थी, उनको मुतमईन करना नामुमकिन लग रहा था। लेडी सोफिया का बला का एतमाद, गैर मामूली अंदाज, मलका जैसा जाहो जलाल, एक बूढ़ी नातवा खातून जो अपनी खादमा का सहारा लेकर आई थी, किस कदर जोर आवर थी कि उसकी जुबान पथरा गई थी। जी, मैं प्रिंस से इजाज़त ले चुका हूँ। अपने ड्राइवर का वेट कर रहा था। बिलाखिर उसके जहन के खुलिये चार्ज होना शुरू हुए। मरता क्या ना करता के मज़ाक। ओह, बूढ़ी जान मासूम बच्चे की तरह बहल गई। मेरा ख्याल है ड्राइवर आ गया होगा, मैं चलूँगा, खुदा हाफिज़। सलमान सर पर पाँव रखकर यूं भागा, पीछे मुड़कर न देखा। हाउ स्ट्रेंज। लेडी सोफिया ने दूर तक सलमान का निगाहों से ताक़ुब किया और बड़बड़ाई। पता करो प्रिंस कहाँ है, मुझे अभी उससे मिलना है, उन्होंने मुलाजिम से तहकुमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम हुक्म बजा लाने के लिए मुस्तैद हो गया और प्रिंस की तलाश में चल पड़ा। आई एम फीलिंग समथिंग इज़ रॉन्ग। लेडी सोफिया अपने हवास से कुछ नामानूस सी कैफियत कशीद कर रही थी। मैम, आप लाउंज में ही प्रिंस का इंतज़ार करेंगी? एंजिला पूछ रही थी। लहजा मुअद्दबाना था। ओह यस ऑफ कोर्स। लेडी सोफिया अब गायब दिमागी की कैफियत में जा रही थी। अजनबी उनके हवास पर बोझ की तरह आन गिरा था। यह उनके घर का एक गैर मामूली वाक़या था जिसे वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती थी। सफ़ीना ताजवर के ऑफिस में उनका इंतज़ार कर रही थी। आज उसकी फ़्लाइट भी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सफ़र सर पर सवार हो रहा था। ताजवर सुपरवाइज़र की चैम्बर में ज़रूरी मीटिंग भुगता रही थी। मामलात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। 2-3 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी थी। मजदूर के घर ताज़ियत करके भी आ गई थी। 1 लाख का चेक भी दे दिया था ताकि आइंदा की किसी नाखुशगवारी से बचत हो सके। कफन दफन का इंतज़ाम भी अपने सर लिया था और यूं एक भयानक सूरत हाल को किसी हद तक अपने हक में कर लिया था। सफ़ीना इस सारे अमल में उनके साथ साथ रही थी। इस वक्त शदीद किस्म की थकावट महसूस कर रही थी। तन्हाई के इन लम्हात में बारहा उसे प्रिंस का ख्याल आया था। उधर तो अभी पता ही नहीं कि हम लोग इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी हमारा कांटेक्ट होना इतना मुश्किल है। वो मासूमाना हैरत से सोच रही थी। जैसे कभी सोनी माहीवाल के बीच चनाब बहता था। जहन कदरे पुरसकून हुआ तो प्रिंस की याद टूट कर आई। रात के मनाजर फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर चलने लगे। तभी उसके सेल फोन की रिंग ने चौंका दिया। हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखा सेल उठाकर देखा, लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही थी। दिल कतरे खुशगवार अंदाज में धड़का। रोमान की एक मखसूस लहर ने गुदगुदाया। शायद, बस शायद सोचते ही कॉल वसूल कर ली गई थी। हेलो, अंदाज बहुत मोहतात था। कैसी हैं सफ़ीना? सफ़ीना का दिल खुशगवार अंदाज में उछला। प्रिंस की भारी मर्दाना और बावकार आवाज़ ने उसे निहाल करके रख दिया। ओह आप, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। जी मैं, अब बताइए कौन? प्रिंस का अंदाज छेड़छाड़ वाला था। प्रिंस, सफ़ीना ने महजूब अंदाज में जवाब दिया। आप मुझे प्रिंस नहीं कहेंगी क्योंकि सब मुझे प्रिंस कहते हैं। प्रिंस के अंदाज में इतनी नरमी और अपनायत थी कि सफ़ीना मसहूर सी हो गई। फिर क्या कहूँ? सफ़ीना को बात बढ़ाने में लुत्फ़ आने लगा। मेरा अपना ज़ाती नाम शहीर। प्रिंस की आवाज़ का धीमापन ऐसा था गोया खिलने के अमल के दौरान फूल से खुशबू फूट रही हो। सफ़ीना पर जादू का सा असर होने लगा। वो मुजस्सिम दिल बनकर मतवज्जा थी। सांसें बेतरतीब होने लगी। कितना खूबसूरत नाम है आपका, उसने हिम्मत करके अपनी रुमानी हिस्स को जगाया। हम सर से पाँव तक बहुत खूबसूरत हैं। प्रिंस की आवाज़ समाज से टकराई तो सफ़ीना चौंक पड़ी। खुद अपनी तारीफ, कम अज़ कम प्रिंस से तो वो तवक्को नहीं कर सकती थी। चंद सानिया लबस्ता सी बैठी रही। हेलो, प्रिंस को गुमान गुजरा कि शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी मैं सुन रही हूँ। सफ़ीना ने फ़ौरन खुद को संभाला। लोग भी कहते हैं, आईना भी कहता है, मगर मुझे यकीन तब आया जब सफ़ीना की आंखों में खुद को देखा। सफ़ीना शर्मा कर हंस पड़ी। कितना खूबसूरत इजहार मोहब्बत था। मुझे एक बात की बहुत खुशी है, प्रिंस कह रहा था। वो हमतन गोश थी कि लम्स में पड़ने वाली सफ़ीना को मैंने बाजियाफ्त किया है। इस बर्फ़ के मुजस्समे को मैंने पिघला दिया है। प्रिंस की बात सुनकर सफ़ीना हैरान सी हो गई। मेरी तो आपसे बहुत कम बात हुई है। अरे नहीं, तुम तो मुझसे इतनी बातें करती हो कि रात को सोने नहीं देती। प्रिंस ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उचक ली। जी? अब सफ़ीना हैरान से ज़्यादा परेशान हुई। तुम सोचती हो मैं सुनता हूँ। यकीन नहीं आए तो मेरा इम्तिहान लेना। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कल रात तुम कितने बजे सोई थी।
कल रात तो मैं सोई ही नहीं, सफीना के मुंह से बे इख्तियार निकल गया। प्रिंस का हल्का सा कहकहा समाज से टकराया। उस हल्के से कहकहे में बला की मकनातीसियत थी। सफीना को दिल थामना पड़ा। हाँ, कल रात हम डिस्कनेक्टेड थे। मैंने चंद सेकंड तुम्हें सर्च किया मगर तुम रेडार पर नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हैं? मासूम सी सफीना घबराहट का शिकार होने लगी। इसे मोहब्बत कहते हैं सफीना। चाहत फितरत की तरह खालिस प्योर हो तो यकीन दिलाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सफीना को अजीब सी उलझन महसूस हुई, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो हिचकिचाते हुए पूछ रही थी। मैं बड़ी जल्दी अच्छा मान लेता हूँ, डोंट वरी, पर जस्ता जवाब आया। दिल की हालत जानना तो बस अल्लाह ही का काम है, कोई इंसान कैसे दावा कर सकता है? उसने कदरे अटक कर अपनी बात मुकम्मल की। अल्लाह हमारे अल्फाज भी रिकॉर्ड करता है, मैंने सिर्फ एहसासात की बात की है। वो शायर ने क्या खूब कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब सफीना को प्रिंस की माँ ने खैज पुरअसरार बातों की समझ आई और उसने खुलकर गहरी सांस ली। आप बहुत गहरे हैं, आप बहुत प्यारी हैं, प्रिंस ने बरजस्तगी और शोखी से कता कलामी की। सफीना बेसाख्ता खिलखिलाई। अलवही और खालिस मुसरत का एहसास रगो-पै में सरायत कर गया। ऐसी रूहानी मुसरत जिसको पाने के लिए खलाई सफ़र भी आसान लगे। जिंदगी का पहला अनोखा तजर्बा। मेरे कानों में चांदी की घंटियां बज रही हैं। प्रिंस की मशहूर आवाज़ समाज से टकराई ही थी कि साहिल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सफीना ने फ़ौरन खुद को संभाला। मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। उसने घबराहट में यूं राब्ता मुनक़ता किया जैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। जी। फिर उसने सैल कान से हटाकर साहिल की तरफ देखा जो सफीना को बस देखता ही रह गया था। उसके चेहरे पर चाहे जाने का मान पूरे चांद के जैसा था। खूबसूरत तो बेशुमार इंसान होते हैं मगर कुछ चेहरों में ऐसी मकनातीसियत होती है कि दिल खींचे चले जाते हैं, और ये चेहरे उन इंसानों के होते हैं जिन्हें फितरत मोहब्बत का शोर फयाजी से अता करती है। चाहे जाने की कदर भी वही करता है जिसे चाहत के मफहूम से आगाही होती है। साहिल के अंदाज़े नज़र से सफीना को नागवारी की कैफियत ने आन घेरा था। आपको मुझसे कोई काम? सफीना अब सर्द महरी पर मजबूर हो गई। हर बात पर अदाकारी करने की आदत पड़ चुकी थी। अब क्यों बाज आता, बल्कि अब तो ज़्यादा पोज देने का मरहला था। हसीन रईसज़ादी सामने बैठी थी और मुकम्मल तौर पर मतवज्जा थी। वो बड़े स्टाइल से मुस्कुराया जैसे कैमरे के सामने डायरेक्टर की हदायत पर शॉट दे रहा हो। क्या कमाल लड़की है, वो बेइंतहा मुतासिर हो रहा था। यार, ज़िंदगी के सफ़र में इस जैसा साथी हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी है। जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। सफीना अपनी तरफ उसकी महवियत से बेजार हो गई, झंझला गई। एक तो उसकी दखल दर माकुलात ने अवाइली रोमान का गला घोंट कर रख दिया था, दूसरे कुछ काम की बात भी अभी तक नहीं की थी। जी मैम का मैसेज है, वो लेट हो रही हैं। उनका हुक्म है कि पहले आपको घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद एयरपोर्ट। वो बड़ी खाकसारी से अब सर झुकाकर कह रहा था। क्यों, ड्राइवर कहाँ है? सफीना की गोफ्त हैरानी में बदल गई। जी, ड्राइवर मैम के साथ रहेगा, मैम को अभी कई जगह जाना है, साहिल ने साबका अंदाज में जवाब दिया। अम्मा अभी यहाँ ऑफिस में नहीं है? सफीना परेशान नज़र आने लगी। जी, वो ऑफिस में ही है, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग कर रही हैं। लेकिन मैं अम्मा से मिलकर जाना चाहती हूँ। सफीना को अब सब कुछ गड़बड़ लगने लगा। जी, मैम ने यह भी कहा है कि वो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँचेंगी आपको सी ऑफ करने के लिए। साहिल मुख्तसर बात भी तवील कर रहा था क्योंकि इस दौरान जी भरकर सफीना को देखने का मौका मिल रहा था। अब सफीना समझ गई कि ताजवर बुरी तरह फंस गई हैं और उसके लेट होने के ख्याल से उन्होंने ये रास्ता निकाला है। ओके, मैं रेडी हूँ, आप कितना टाइम लेंगे? सफीना ने अपना सेलफोन उठाकर शोल्डर बैग में रखते हुए पूछा। जी, मैम का ऑर्डर होने के बाद मुझे तो रेडी होना पड़ता है। साहिल ने अपनी फरमाबरदारी से सफीना को मुतासिर करने की कोशिश की। आपकी गाड़ी है? सफीना ने उठते हुए पूछा। आप ही की है, कंपनी की गाड़ी का मतलब यह है कि ऑनर तो आप हैं। साहिल ने अपनी टाई की नाट छोकर हल्का सा खम दिया। बहुत बोलता है, सफीना ने दिल ही दिल में सोचा था। साहिल ने बहुत मौदबाना अंदाज में हाथ के इशारे से सफीना को बाहर निकलने का अंदिया दिया। सफीना बहुत एतमाद से उसकी तरफ देखे बगैर बाहर की तरफ बढ़ी। साहिल ने उसकी तकलीद की। उसके चेहरे से मुसरत की किरणें फूट रही थीं। कीमती कार में साथ लड़की भी ऐसी होनी चाहिए। लोअर मिडिल क्लास लड़कियां जो चेहरे पर सुर्खी पाउडर लगाकर बाहर निकलती हैं तो पाउडर दूर से ही नजर आ जाता है। सस्ती लिपस्टिक होंठों पर यूं चमकती नजर आती है जैसे पहलवान के बदन पर सरसों के तेल की मालिश के बाद चमक नजर आती है। और ये अपर क्लास लड़कियां, इनका तो खाया पिया ही इनका मेकअप होता है। वह सफीना के ताक़ुब में चलते हुए सोच रहा था। प्रिंस कीमती और मुनफरिद डिज़ाइन के फ़ोन सेट की तरफ यूं देख रहा था गोया वहाँ से किसी भी लम्हे सफीना की आवाज़ उभरेगी। सिलसिला कलाम अचानक मुनक़ता हो गया था। दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा था। मैं तुम्हारी खातिर अपनी तबीयत के खिलाफ आईफोन भी यूज़ कर सकता हूँ, मगर मेरा रोमांस किल हो जाएगा। मुझे ना तुमसे वादे करने हैं ना कस्में उठानी हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं। वो ख्वाब तुम्हारी आंखों में सजाने का जुर्म हरगिज़ नहीं करूँगा।
मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम जी भर कर एक दूसरे को महसूस करें। खोखले अल्फाज जज्बों की ताकत चूस लेते हैं। मौजूदा लम्हा ही तो हमारा होता है। माजी वो वक्त है जो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल चुका। मुस्तकबिल ये एक धोखा है। मोहब्बत तो ये है कि कहकशाओं के फासले भी जुदाई ना डाल सके। मैं तुम्हारे ख्याल में हूँ, तुम मेरे ख्याल में हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है, कितनी मुकम्मल ज़िंदगी है। वो अपनी जगह से उठा, रूहानी तवानाई से आंखें चमक रही थी, चेहरा दमक रहा था। सफीना को एहसास था कि साहिल उनका ड्राइवर नहीं है, बल्कि अब उनके बिजनेस सर्कल का एक अहम हिस्सा है। उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। वो माँ के तमाम बिजनेस अमूर से मुकम्मल आगाही रखती थी। ताजवर उससे सब कुछ शेयर करती थी। उसके हिसाब से जो इंसान उनकी दौलत में इजाफा करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा था, वो खसूसी अहमियत और एहतराम के लायक था। वो किसी नफसियाती पेचीदगी यानी एहसास बरतरी या कमतरी का शिकार नहीं थी। बहुत एतमाद से वो फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई थी। यह अमर साहिल के लिए खुशगवार हैरत का मौजिब था, वरना उसने तो बैक मिरर से ही दीदार पर इक्तफा कर लिया था। दिन के 3 बजे का अमल था। धूप में अभी शिद्दत थी। सफीना ने बैठते ही कीमती डार्क ग्लासेस आंखों पर चढ़ा लिए। उसकी शख्सियत का हुस्न दोबाला हो गया था। सभी चेहरे पर स्याह ग्लासेस गजब ढा रहे थे। साहिल का दिल तो यूं भी सीने के बजाय हथेली पर सजा रहता था। उसने अपने फड़कते जज्बात को यूं संभाला जैसे कुर्बानी की गाय को जान लड़ाकर ज़मीन पर लिटा रहा हो। ड्राइविंग सीट संभालते ही उसने महसूस किया वो 1600 सीसी कार के बजाय बेहिश्ती बुराक उड़ाने चला हो। सफीना बहुत पुरएतमाद थी और यह फितरी एतमाद था। ऐसा एतमाद जो मासूम बच्चे का खासा होता है, जो सांप और बिल्ली के बच्चे को एक अंदाज में छू सकता है। सफीना खिड़की से बाहर देख रही थी। साहिल कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। कैसा रौब था कि चर्ब जुबानी में अपना सानी ना रखने वाले को जुर्रत कलाम नहीं थी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मगर आपको आधा घंटा इंतज़ार करना होगा। सफीना उसी तरह बात कर रही थी जैसे फीका मिस्त्री छोटे से बात करता है। श्योर, मुझे मैम ने आपकी खिदमत के लिए ही फ्री किया है। सफीना को गैर ज़रूरी बातों और आजी और चापलूसी की बू ने कोफ्त में मुब्तला कर दिया। वो उसको इज्जत का हकदार गर्दान रही थी। वो ज़मीन पर लंबा लेटा जा रहा था। बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉन्शियस है। वो पुरसकून जहन की मालिक और कम को थी। इसी तरह के लोग ठीक ठीक अंदाजे लगाने की फितरी अहलियत रखते हैं। आप अभी कितना अरसा लाहौर में गुजारेंगी? चंद मिनट की गहरी खामोशी साहिल को ही तोड़ना पड़ी। आदत से मजबूर था। खामोशी उसे ही जान और खिलजान में मुब्तला करती थी। सफीना ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ एक निगाह देखने का भी तकल्लुफ नहीं किया। सॉरी टू से, आप पर्सनल हो रहे हैं, सफीना ने कहा। ऐसा टका सा जवाब साहिल पर गोया घड़ों पानी पड़ गया। उसने ख्याल ही ख्याल में दोनों हाथों से अपने कानों की लुओं को छू लिया। वो अब खामोश हो गया, यूं जैसे सफीना उससे पूछेगी कि क्या आपने मेरी बात का बुरा मनाया है। चलो फिलहाल ये भी बहुत है कि देखने वाले उसकी तरफ बहुत रश्क से देख रहे हैं। कीमती कार, हसीन दौलतमंद लड़की, अंदर कहीं कुछ ठंडक सी तो हो रही है। उसने खुलकर गहरी सांस लेने तक का इरादा मुलतवी कर दिया। मुबादा हमसफर की तबा नाजुक पर गिरा गुजरे। सारा लाउंज में ढेर सारे काजू बादाम के साथ सोफे पर दराज अपने आईफोन पर कोई दिलचस्प वीडियो देख रही थी, जो चंद मिनट पहले उसके किसी दोस्त ने शेयर की थी। देखते हुए लुत्फ अंदोज हो रही थी, खुलकर मुस्कुरा भी रही थी। सफीना उजलत भरे अंदाज में दाखिल हुई तो ज़ारा की महवियत खुद ब खुद टूट गई। उसने पलकें उठाकर एक बेतासुर निगाह सफीना पर दौड़ाई। अम्मा भी आ गई हैं। उसने उठने की कोशिश की, गोया पहाड़ धकेलने का मरहला था। नहीं, 1 मिनट, तुम ज़रा ठीक से बैठ जाओ, साहिल अंदर आ रहा है। सफीना ने मामूल के अंदाज में बात की, मगर ज़ारा चौंक पड़ी। साहिल? वो क्यों आ रहा है? उसका सारा मूड गारत हो गया। सैल एक तरफ पटक दिया। सफीना के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह ज़ारा की अदाओं पर तवज्जो देती। उस पर सफ़र सवार हो चुका था। उसे वेट करना है, वो मशीनी अंदाज में कहकर आगे बढ़ी। किसका? ज़ारा अब हैरान हुई। ओफो भाई, मुझे उसके साथ एयरपोर्ट जाना है। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, लेट हो रही हूँ। ट्रैफिक का तो तुम्हें पता ही है, फ़्लाइट से 15 मिनट पहले बोर्डिंग क्लोज हो जाती है। सफीना ने यह सारी बात आगे बढ़ते बढ़ते मुकम्मल की थी और मोड़ पर गायब हो गई थी। ज़ारा गहरी सांस लेकर टेक लगाकर बैठ गई। साहिल एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। ज़ारा के होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई। प्रिंस को कहती तो ये खूबसूरत काम तो वो भी कर सकता था। दर हकीकत उसे कुछ समझ नहीं आई थी। इससे पेशतर कि अपनी जगह छोड़ती, साहिल बड़े तरंग में की रिंग अपनी उंगली पर नचाता अंदर दाखिल हुआ, मगर एक झटके से रुक गया। ज़ारा उसकी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। ओ आप? वो बस इतना ही कह सका। ज़ारा ने कोई जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझा। अच्छा, तो आपको ड्राइवर की जॉब भी मिल गई है। मुझे 8:30 तक लाजमी कॉलेज पहुंचना होता है। गाड़ी 7:30 तक बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। वैसे भी मैनुअल गाड़ी को रात को ही चेक कर लेना चाहिए। ये कहकर ज़ारा बड़ी तरह के साथ मुस्कुराई और लाउंज से चली गई। साहिल ड्राइंग रूम में जाने के बजाय लाउंज में ही बैठ गया। उसकी नज़र टेबल पर रखे काजू बादाम पर पड़ी। तंजिया मुस्कुराने लगा। इसकर बादाम खाएगी तो पता नहीं कितनों के दिमाग और कितनों की जान खाएगी। जी भरकर तौहीन करके गई थी। खून खोलने लगा था।
तुम अपनी बहन के सामने बेइज्जती क्या हो, पता नहीं किस बात पर इतना नखरा है। साहिल जवाबन बेइज्जती तो नहीं कर सकता था, मगर ख्याल की हद तक बदला ले लिया। सफीना जैसी मिस हो गई तो तुम पर गौर किया जा सकता है, अदरवाइज तो मेरे हिसाब में नहीं आती। उफ, मुझे क्या हो गया था, तुम जैसी खौफनाक लड़की के बारे में क्यों सोचने लगा था? शायद सफीना सामने नहीं आई थी इस वजह से। तुम्हारे बारे में किसी सख्त मजबूरी की वजह से ही सोचा जा सकता है। वो अंदरूनी मकालमे में मुब्तला था। ये भी बेबसी की कैफियत की आम हालत होती है। वो कौन था प्रिंस, और तुम उसे छोड़कर कहाँ चले गए थे? लेडी सोफिया इतनी फिक्रमंद थी कि प्रिंस का इंतजार करने के बजाय उसे तलाश करती स्टूडियो में चली आई थी। प्रिंस अपनी आदत के बरखिलाफ बुरी तरह चौंक गया। जहन सलमान की तरफ गया तो फौरन ही दूसरा ख्याल आया कि ग्रैंड मॉम ने तो सलमान को देखा तक नहीं, शायद किसी मुलाजिम ने बता दिया हो। मगर ग्रैंड मॉम तो ये भी पूछ रही हैं कि तुम उसे छोड़कर कहाँ चले गए थे। उसका पुरसकून जहन मुद्दतों बाद खलफिशार में मुब्तला हुआ तो वक्ती तौर पर परेशान हो गया। किसकी बात कर रही हैं ग्रैंड मॉम? उसने अपनी तसल्ली के लिए वजाहत चाही। उसी गेस्ट की जो तुमसे मिलने आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो लाउंज में था और अकेला था। वो अपनी छड़ी पर दोनों हाथों का दबाव डालकर गौर से प्रिंस की तरफ देख रही थी। प्रिंस निगाह चुरा गया। लाउंज में? उसे नए सिरे से हैरत ने आ लिया। हाँ, देखने में तो जेंटलमैन लग रहा था, मगर हमारे घर में ये बहुत अमेजिंग है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। ये कौन है? तुमसे मिलने क्यों आया था? प्रिंस के लिए झूठ बोलना ऐसा ही था जैसे पहाड़ खोदकर पानी की नहर निकालना। उसने चंद साने तवक्कुफ करके खुद को संभालने की कोशिश की। ग्रैंड मॉम, वो सलमान था, सोबान का फादर। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कल रात हमारे घर में था। थैंक यू कहने आया था। उसने वो झूठ बोला जो दरहकीकत लेडी सोफिया के लिए दवा का मुकाम रखता था कि उनके कमज़ोर एहसाब एक इंसान की आला दर्जे की बदतहजीबी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे। ओह सो नाइस। वो शक्ल से तो बहुत माकूल दिखाई दे रहा था। अब लेडी सोफिया हल्की फुल्की होकर मुस्कुराने लगी। ये तो अच्छी बात है, उसे तुम्हारे कीमती वक्त की वैल्यू का एहसास हुआ। अब वो पुरसकून हो चुकी थी और प्रिंस मुतमईन। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारा सफीना से कांटेक्ट हुआ? लेडी सोफिया के अंदाज में फूल खिलने जैसी बेसाख्तगी थी। सफीना इस घर की खुशी का इस्तियारा बन चुकी थी, जिसका जिक्र ही खुशी की जमानत और रूहानी सरूर का बाइस था। प्रिंस के लबों पर दिल नवाज मुस्कुराहट बिखर गई। सारी कायनात का रोमान सिमट कर उसका दिल बन गया। जी, मगर इस वक्त वो बहुत बिजी है। 4 बजे उसकी फ़्लाइट है। मेरा ख्याल है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई होगी। प्रिंस के लिए मौजू बदल जाना गनीमत था। अगर तुम उसे सी ऑफ करने जाते तो कोई हर्ज था? प्रिंस क्लॉक पर वक्त देख रहा था और लेडी सोफिया उसे देख रही थी। प्रिंस दादी की छेड़छाड़ से लुत्फानंदोज होते हुए मुस्कुरा दिया। सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों को सराहता हूँ। एक तारों भरा आसमान जो मेरे ऊपर छाया है, दूसरे वो इखलाकी कानून और ज़ाब्ते जो मेरे अंदर हैं। मैं इस नई नवेली शनासाई को अपनी किसी बेसाख्तगी से मुतासिर नहीं करना चाहता। अभी उसे महसूस करने दें, खुश होने दें, सोचने दें। दरिया अपने रास्ते पर बहता है तो कितना खूबसूरत लगता है। ये कहकर प्रिंस धीरे से हंस दिया। लेडी सोफिया ने मुस्कुराने में उसका साथ नहीं दिया। वो गहरी सोच में थी। मेरा ख्याल है तुमने उस जर्मन फ़िलासफ़र को कोट किया है जिसके कीमती फ़लसफ़े को 20वीं सदी में हिटलर ने खाक में मिला दिया था। अगर वो नस्ल परस्ती पर यकीन रखता था तो उसने कैंट की फ़िलासफ़ी को क्यों अहमियत नहीं दी? क्यों दुनिया को आग में झोंक दिया? लोग अपने खून से चिराग जलाकर जाते हैं, एक शख्स फूंक मारकर सारे चिराग बुझा देता है। आखिर जालिम लोग पैदा होते ही क्यों नहीं मर जाते? उनकी नस्लें तैयार होती हैं, दुनिया अंधेरों में डूब जाती है। लेडी सोफिया को फिर अपना महबूब शोहर याद आ रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। ग्रैंड मॉम, प्रिंस शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला होने लगा। उसने जर्मन फ़लसफ़ी के चंद अल्फाज इसलिए अदा किए कि वो उसकी याददाश्त में रहते थे। वो क्लासिकी अदब का दिलदादा था। सफीना के ध्यान में बेरब्त होकर भूल गया कि जर्मनी के हवाले से कुछ कहना ही गोया अपनी शामत बुलाना था। जर्मनों की शुरू की हुई जंग ने ही तो उनका महबूब छीन लिया था। मुझे रोने दो प्रिंस, मैं बहुत दिनों बाद रो रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। वो मेरे करीब ही तो है, मुझे देख रहा है, मैं उसे छू सकती हूँ। जब दर्द की शिद्दत कमाल होती है तभी तो वो मेरे पास आता है। प्रिंस की हसास तबा पर दादी के आंसू अंगारों की तरह बरस रहे थे। कि उसने अनजाने में क्या कर दिया? वो मुतासफ था। गुमगश्ता मोहब्बतें माहौल में बाल बिखराए मातम कुना थी। ताज़ा मोहब्बतें यूं हैरत ज़दा थी गोया तालाब के ठहरे हुए पानी में पूरे चांद का अक्स, और चांद का अपने अक्स को महवियत से तकना। अम्मा, मैं निशा की तरफ जा रही हूँ। हमने कल कंबाइंड स्टडी प्लान की है। एक दिन वो मेरे घर आएगी और एक दिन मैं उसके घर जाऊँगी। ज़ारा ताजवर से फ़ोन पर जाने की इजाज़त तलब कर रही थी और घर से बाहर जाने की इतनी मजबूत वजह बयान की थी कि ताजवर उसके बाद उसे रोकने के लिए कोई दलील देने से आजिज़ हो गई। ठीक है, मैं ड्राइवर को तो नहीं भेज सकती, एयरपोर्ट जा रही हूँ। तुम निशा से कहो कि वो अपनी गाड़ी भेजकर तुम्हें पिक कर ले। अम्मा, मैं अपनी कार से जा सकती हूँ, पहले भी तो ड्राइव करती थी ना। आपने तो बस। अच्छा बस, अभी मैं बिज़ी हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। जैसा कहा है वैसा ही करो। खुदा हाफिज़।
تاجور کا انداز حتمی اور دو ٹوک تھا۔ کچھ کہنے کی نیت تھی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، فون بند ہو گیا۔ میری کار کوئی خاص نہیں ہے اماں، ڈاکوؤں کو تو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ وہ تیش پر قابو پانے کی کوشش میں دانت پیس رہی تھی۔